गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव के सारे लोग उसी तालाब से अपने घर के सारे काम किया करते थे। एक रात एक गांव वाला झोलू तालाब से थोड़ी दूर टॉयलेट कर रहा होता है। वाह प्रधानमंत्री जी, जितनी भी स्कीम लगा ले, लेकिन टॉयलेट करने का जो मजा खुले में आवत है वो दुनिया के कोनो बढ़िया से बढ़िया टॉयलेट भी नहीं दे सकत है। कब्जी भी ना कहत नहीं मुनिया कि रात में ज्यादा राजमा ना पेलो। तभी उसको झाड़ियों में से डरावनी डरावनी आवाज आती है। अरे भैया, ये कैसी आवाज है? लगत है जैसे कौनो चुड़ैल हो। इससे पहले कि झोलू कुछ समझ पाता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर झोलू भागने की कोशिश करता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गया रे, कहाँ जिंदगी है, हल्के भी नहीं हो सकत है आराम से। कहाँ भाग रहा है मेरे छोटे रिचार्ज? बहुत शौक है खुले में गंदगी फैलाने का। और कितनी बदबू फैलाता है तू, मेरे तो नाक के सारे बाल जला डाले तूने। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे मार डालती है और तालाब में फेंक देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। उसी गांव में रमेश नाम का गांव वाला रहता था। वो भी तालाब के किनारे खड़ा होता है। अरे ये तो झोलू है, ये कहाँ तालाब में स्विमिंग कर रहा है? लगत है ओलंपिक में भाग लेगा। ज्यादा दांत मत दिखाओ रमेश भैया, वो स्विमिंग नहीं कर रहा है, कौनो गड़बड़ लगत है हमका। फिर गांव वाले झोलू की लाश को तालाब से बाहर निकालते हैं। सही कहा तो पंकु भैया, लेकिन इको ऐसे मारा कौन और फिर तालाब में फेंका कौन? तुम भी ना रमेश भैया, अगर हमको ये सब पता होता तो हम भी पुलिस में भर्ती ना हो जाते। फिर गांव वाले झोलू की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आए दिन तालाब के आसपास से किसी न किसी की लाश मिलने लगती है, जिससे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव में एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भैया, ये तो हद हो गई है, अब तो आए दिन किसी न किसी की लाश मिलत है तालाब के किनारे। ऐसे तो कुछ दिन में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। शुभ शुभ बोलो रमेश भैया, तुम तो पूरे मनहूस हो यार। ऐसे कैसे गांव खाली हो जाएगा? करेंगे ना कोई उपाय, पहले पता तो चले है का। एक तो पंकु भैया, आप ना ज्यादा एंग्री यंग मैन अमिताभ ना बनो। हाँ, हमसे गुस्से में ही बात करत हो, किसी दिन हमको भी गुस्सा आ गया ना तो ठीक नहीं होगा। फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि रात में जाकर देखेंगे कि क्या चक्कर है और लोगों को कौन मार रहा है। फिर गांव वाले योजना के अनुसार रात में तालाब के किनारे जाकर छुप जाते हैं और रमेश और पंकु बाहर बैठकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तो आज तो राम और श्याम दोनों एक साथ मरने के लिए आए हैं। बहुत याराना लगता है। अरे भैया, ये तो चुड़ैल है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उनको पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, सारे गांव वाले लाठी डंडों के साथ वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल पर टूट पड़ते हैं। अरे मर गई रे, आज पता चला एकता में कितनी शक्ति है। आए आए, ये सारे गांव वाले तो पीछे ही पड़ गए। आए मर गई रे। मारो रे इस चुड़ैल को भाइयों, बहुत गांव वालों को मारा है इसने, मारो। लेकिन इससे पहले गांव वाले और कुछ करते चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है। गांव वालों, आज तो तुम बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? अब मैं तुम सबको मारूंगी, लेकिन सबसे पहले इन दोनों बकरों को मारूंगी। अरे कहाँ गई ये चुड़ैल, काहे नहीं मारा इसको?
काहे रो रहे हो रमेश भैया? जान बच तो गई आज तो आपकी। अभी मार कर घूसा खोपड़ी तोड़ दे तुम्हारी। देखे नहीं तुम्हारी चुड़ैल अम्मा का बोल कर गई है, पहले हम दोनों को मारेगी। हाय रे, कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हीरो बनने निकल पड़े। इसके बाद गांव वाले रमेश को समझा बुझाकर वापस गांव में ले जाते हैं, लेकिन रमेश और पंकु चुड़ैल की धमकी से बहुत डर जाते हैं। एक दिन रमेश पंकु से कहता है, पंकु भैया, जब से ये चुड़ैल हमको धमकी दी है, हमका तो रात में नींद ही नहीं आती और हम तो अकेले में सू भी नहीं करते हैं। राम प्यारी को साथ चलने को कहते हैं तो उल्टा हमें ही झाड़ू से सूत देती है। भैया, अगर आप बोलो तो हमारे जान पहचान के एक बाबा हैं, उनसे बात करें। सुने हैं चुड़ैलों के स्पेशलिस्ट। फिर पंकु रमेश की बात पर सहमत हो जाता है और उसके साथ बाबा के पास जाता है। बाबा दोनों की बातें सुनकर बोलता है, तो अब चुड़ैल भी धमकी देने लगी है। तुम चिंता ना करो, हम हैं तो क्या गम है, डरने की कोई बात नहीं है। बस बाबा जी, अब आपका ही सहारा है, बस किसी तरह से जान बचा दो हमारी। तुम दोनों मेरी शरण में आए हो, कोई चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। हम आज रात ही तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर रात में बाबा रमेश और पंकु तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। अब देखो मेरा कमाल, इस चुड़ैल की बच्ची को अभी मजा चखाता हूँ। आज भागेगी ये यहाँ से। रमेश भैया, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है और हंस भी रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे थोड़ा दूर ही रहो, कहीं चुड़ैल के हाथों आज ही मरवाना दे। हाँ? ऐसा सोचकर पंकु और रमेश डर कर बाबा के साथ ही खड़े हो जाते हैं और बाबा वहाँ बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं चुड़ैलाओ, ओम ह्रीं क्लीं चुड़ैलाओ। तभी वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और चुड़ैल आ जाती है। तो तुम दोनों बकरे से ढोंगी को यहाँ लाए हो। ये बचाएगा तुम्हें मुझसे। चुड़ैल को देखकर बाबा भी डर जाता है और बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। मैं तो इसे कोई छोटी मोटी चुड़ैल समझ रहा था, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। अबे ढोंगी, जब तेरे बस की नहीं थी तो फालतू में ही शोर मचा रखा था, खुद तो मरा ही, हमें भी फंसा दिया। फिर तीनों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी बाबा की लुंगी उसके पैरों में फंस जाती है और वो गिर जाता है। हाय मर गया रे, ये लुंगी ने मरवा दिया आज तो मेरी कमर। हाय रे तभी चुड़ैल बाबा के पास आ जाती है। कहाँ तक भागेगा ढोंगी तांत्रिक? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल तांत्रिक की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। उधर रमेश और पंकु गांव में पहुंच जाते हैं। अगले दिन वो सारी बात सरपंच जी को बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, तो तुम कह रहे हो कि चुड़ैल तांत्रिक के काबू में भी नहीं आई? ये तो बहुत डराने वाली खबर है। अगर ऐसा है तो हम सब उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ सरपंच जी, वो चुड़ैल तो वैसे ही मेरे और रमेश भैया के खून की प्यासी है। आपको पता है, रात में डर के मारे तो हम अपने कमरे से भी नहीं निकलते। गांव वाले और सरपंच जी बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का एक सबसे बूढ़ा आदमी मनकू वहां खांसी करता हुआ आता है।
गांव वालों, बहुत साल पहले जब हम जवान थे तब भी ऐसे ही तालाब में चुड़ैल का साया हो गया था। तब मैंने ही उस चुड़ैल से इस गांव और तालाब को मुक्त कराया था। अरे काका, कहाँ थे आप अब तक? आपकी बात सुनकर तो मजा आ गया। बस इसी तरह इस बार भी हमारी जान बचा दो। चिंता ना करो बेटा, आज रात को तुम दोनों बस उस तालाब में जाकर खड़े हो जाना, बाकी मैं देख लूंगा। फिर रात में रमेश और पंकु जाकर तालाब के अंदर खड़े हो जाते हैं। रमेश भैया, आज की रात अपन दोनों की आखिरी रात भी हो सकत है। कहा सुनी माफ कर देना। आए? वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और पानी के अंदर चलते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ती है। आज तो तुम दोनों तालाब की मौत मरने आए हो, हाँ? अच्छा है, अच्छा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी मनकू आता है और अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकालकर उसमें भरा पानी तालाब के पानी में मिलाने लगता है। जैसे ही वो पानी तालाब के पानी में गिरता है, चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं इस पानी में क्यों जल रही हूँ? थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और रमेश और पंकु पानी से बाहर जाते हैं। काका, एक बात बताओ, आपने इस बोतल में से क्या ऐसा डाला जो वो चुड़ैल जलने लगी? कुछ नहीं बेटा, पवित्र गंगा जल। विजयनगर का राजा प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से होते हुए जा रहा होता है। राजा को एक पुल दिखाई देता है। राजा पुल के ऊपर से जा रहा होता है। पुल के नीचे जो नदी बह रही थी, उस नदी में राजा को कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जरा रुको तो बादल, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वो नदी में, आखिर नदी के पानी में ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? चलकर देखना चाहिए। घोड़े को कुछ खतरे की आशंका होती है। शायद इसलिए घोड़ा राजा को नदी पर ना जाने का इशारा करता है, पर राजा की नजर तो बस नदी में चमकती हुई चीज पर थी। राजा नदी पर पहुंच जाता है। ये तो सोना है, वो भी इतना सारा। बादल देखो जरा, पूरी की पूरी नदी सोने से भरी पड़ी है। इस सोने को निकालकर मैं महल ले जाऊंगा। राजा जैसे ही नदी के पानी में सोना उठाने के लिए हाथ डालता है, तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो हमारे पीछे से ही आ रही है। राजा तभी पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक डरावनी सी चुड़ैल खड़ी होती है। रुक जा, अगर तूने इस सोने को हाथ लगाया तो तू अभी यहीं खड़े खड़े भस्म हो जाएगा। राजा उस चुड़ैल को देखकर जरा भी नहीं डरता, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से पूछता है, ओ चुड़ैल, तू हमें ये सोना लेने के लिए क्यों मना कर रही है? और तू कौन है? अगर तू हमें अपने इस रूप से डराने आई है तो वो बेकार है। हम राजा प्रताप सिंह किसी से नहीं डरते। तू हमसे क्या चाहती है? अच्छा, मैं जो चाहती हूँ तू मुझे वो देगा। हम राजा हैं और हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या चाहिए तुम्हें? तो सुनो राजा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ये सुनकर चौंक जाता है। तुम तो एक चुड़ैल हो, हम तुमसे भला विवाह क्यों करें? अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर तू मुझसे विवाह नहीं करेगा तो मैं तेरे इस घोड़े और तेरी प्रजा को खा जाऊंगी। तुम हमें खा जाओ, पर हमारे इस घोड़े और हमारी भोली भाली प्रजा को कुछ मत करना। इस घोड़े को हम अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और हमारी प्रजा हमारा परिवार है। तुझे मैं मार नहीं सकती, फिर तो राजा तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझसे विवाह। ठीक है, हमने तुम्हें वचन दिया था, जो तुम चाहती हो वो मिलेगा, तो हम तैयार हैं तुमसे विवाह करने के लिए। पर
हमारी एक शर्त है। हाँ राजा बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जब हम तुमसे विवाह करके तुम्हें महल लेकर जाएंगे तो तुम अपने इस रूप में नहीं जाओगी। तुम्हारा ये रूप देखकर हमारी प्रजा डर जाएगी। हम अपनी प्रजा को दुखी नहीं कर सकते। तभी चुड़ैल अपना रूप एक सुंदर लड़की में बदल लेती है। राजा और चुड़ैल मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। हमने अपना वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा याद रखना। और हाँ, हम तुम्हें नीलम नाम से बुलाएंगे। ठीक है राजा। राजा चुड़ैल को अपने घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ चल देता है। विजयनगर में घुसते ही सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे भाइयों, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम सब भी वही देख रहे हो? अरे भाइयों, लगता है हमारे राजा ने विवाह कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि राजा ने विवाह कर लिया? अरे देखो ना, दोनों के गले में वरमाला पड़ी हुई है। राजा के विवाह की बात पूरे नगर में फैल जाती है। नगर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं रानी के आने पर और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। अब तुम इस महल में आराम से रह सकती हो। आशा करता हूँ कि तुम्हें इस महल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। जब राजा गहरी नींद में सोया होता है तो नीलम चुपचाप उठकर महल से बाहर जाती है और चुड़ैल के रूप में आकर नगर में घुस जाती है। पूरा नगर सोया होता है। चुड़ैल को वहाँ बहुत सारी बकरियां दिखती हैं। चुड़ैल अपना आकार बढ़ाती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सभी बकरियों को एक एक करके निकल जाती है और वापस महल में जाकर राजा के पास चुपचाप सो जाती है। सुबह होती है तो नगर का एक आदमी महल में रोता चिल्लाता हुआ आता है। महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? महाराज, मेरी बकरियां जो रात तक अपनी जगह ही थी सारी की सारी, जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने हर जगह देखा, सभी से पूछा, पर वो कहीं नहीं दिखी। महाराज, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम चिंता मत करो, ये लो, इनसे तुम अपने लिए नई बकरियां खरीद लाना। वो आदमी पोटली लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। पर नीलम चुपके चुपके ये सब देख रही थी। वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से नीलम अपना चुड़ैल रूप धारण करके आधी रात को नगर में जाती है। इस राजा से विवाह करके मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ है। मुझे पेट भरने को यहाँ बहुत कुछ मिल गया। आज मैं उन गायों को खाऊंगी, देखने में बहुत हरी भरी। चुड़ैल फिर से अपना आकार बढ़ाती है और खूंटे से बंधी सभी गायों को वो चुड़ैल अपने मुंह में एक एक करके निगल जाती है और चुपचाप रूप बदलकर महल में चली जाती है। जब सुबह होती है तो राजा को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये कौन रो रहा है? महारानी नीलम? वो महाराज कोई नगर से आया है और बहुत दुखी लग रहा है। क्या? हमारे होते हुए कोई दुखी कैसे हो सकता है भला? हमें जाकर देखना चाहिए। राजा जाकर देखता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हमें बताओ। महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब तुम रोना बंद करो और हमें विस्तार से बताओ क्या हुआ। महाराज, मेरी गाय गायब है। मैंने हर जगह देखा पर कहीं नहीं दिखी। अब मेरा घर कैसे चलेगा? गाय का दूध बेचकर ही तो मैं अपना घर चलाता था। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। किसी की बकरी गायब तो किसी की गाय। देखते ही देखते पूरे नगर के जानवर गायब होने लगे। राजा बड़ा दुखी होता है। राजा अपने मंत्री जयपाल को बुलाता है। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। तुमने सही कहा जयपाल। ये सब जो नगर में घट रहा है, उसी की वजह से हम चिंतित हैं।
पता करो तुम नगर में जाकर, आखिर लोगों के जानवर कहाँ चले गए, आखिर किसने किया होगा ये सब। हम उसे कड़ी सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज। जयपाल नगर में जाकर तहकीकात करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता जानवरों के बारे में। वहाँ नीलम महल में आधी रात को चुड़ैल रूप में आकर, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ बाहर? राजा ने उस मंत्री को चौकसी पर बिठा दिया है। अभी भी मेरे पास एक रास्ता है, क्यों न मैं महल के सिपाहियों का शिकार करूँ। ये बिल्कुल सही है। रात होने पर सभी सिपाही महल में पहरा दे रहे थे। तभी नीलम चुड़ैल के रूप में वहाँ आ जाती है। राजा सोकर उठे, इससे पहले मैं इन सिपाहियों को पूरा निगल जाऊं। ये कैसी आवाज? कौन है पता? चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खा जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे जाने दो। जाने दू? इतनी मुश्किल से शिकार हाथ लगा है और तू बोल रहा है जाने दू? अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। सिपाही अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता और चुड़ैल अपना आकार बढ़ाकर सिपाही को निगल जाती है। चुड़ैल रोज आधी रात को उठती और रोज एक सिपाही को निगल जाती। देखते ही देखते महल के सभी सिपाही गायब हो गए। जब राजा को इसकी भनक हुई कि महल के सभी सिपाही गायब हैं, तो वो बहुत चिंतित हुए। मंत्री जयपाल, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हम अपनी जनता का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे। ये सब क्या हो रहा है? पहले नगर के सभी पशु, अब महल के सिपाही भी गायब होने लगे। हम क्या करें? महाराज, आप चिंतित न होएं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जयपाल, तुम ठीक बोल रहे हो। अब हम ही इसका पता लगाएंगे, वो भी छुप कर। देखें तो जरा ये सब कौन कर रहा है। जब आधी रात हो जाती है, राजा उठ जाता है। देखता है कि नीलम सोई हुई है, तो अपनी जगह तकिया रखकर उस पर कपड़ा डाल देता है, जिससे लगे कि राजा सोया हुआ है। फिर राजा महल में चुपके से चारों तरफ नजर रखता है। तभी वो क्या देखता है कि नीलम महल में घूम रही है और उसने अपना चुड़ैल रूप धारण कर लिया और सिपाही पर हमला करने वाली है। तभी राजा गुस्से से चिल्लाता हुआ, हाथ में तेज धार तलवार लेकर, महाराज आप वो मैं। अब करो नीलम, अब पता चला ये सब तुम कर रही थी। तुमने ही हमारे सिपाहियों को मारा। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तलवार से तुम्हारा सिर काट डालेंगे। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे न मारो। अगर तुमने कोई और गलती की होती तो शायद हम तुम्हें माफ भी कर देते, पर तुमने बेजुबान जानवर और हमारे सिपाहियों को मारा है। साथ ही तुमने अपना किया वादा तोड़ा है। तुमने बोला था कि मैं कभी भी चुड़ैल के रूप में नहीं आऊंगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। जैसे ही राजा चुड़ैल को मारने के लिए तलवार उठाता है, तभी चुड़ैल एक सुंदर परी में बदल जाती है। राजा परी को देखकर रुक जाता है। राजा, शांत हो जाओ, और मैं कोई चुड़ैल नहीं, एक परी थी। मैं तो बादलों से होते हुए अपने रास्ते जा रही थी, तो मैंने तुम्हें अपने घोड़े पर सवार जाते हुए देखा, तो दिमाग में आया कि तुम्हारी क्यों ना परीक्षा लूं। इसलिए मैंने चुड़ैल रूप धारण किया और तुम परीक्षा में सफल हुए। जिन जिन को मैंने निगला था, सिपाही, सभी जानवर, वो सब सुरक्षित हैं। और राजा, जो तुमने नदी में सोना देखा, वो सब तुम्हारा है। तुम जितना चाहो उतना सोना नदी से ले सकते हो। इतना बोलकर नीलम परी वहाँ से चली जाती है।